अप्रैल 2013 में जब बिमला दीदी सिलीगुड़ी के पास चाय के बागानों के पास शारदा ग्रुप की लोकल ब्रांच में गईं, तब सुबह की धुंध छाई हुई थी। 55 की उम्र में उनके हाथों पर जिंदगी भर के शांत डोमेस्टिक वर्क के निशान थे, लेकिन उनके दिल में सिक्योरिटी की एक अनोखी नाजुक फीलिंग थी। 3 इयर्स पहले अपने हस्बैंड, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लर्क थे, की सडन डेथ के बाद उन्हें 4.5 लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस पे आउट मिला था। बिना किसी पेंशन और एक छोटे से 2 रूम हाउस वाली महिला के लिए वह लंपसम अमाउंट सिर्फ पैसा नहीं था, वह उनकी डिग्निटी थी। ये देवव्रत था, जो उनके अपने अपने पाड़ा यानी नेबरहुड का रहने वाला था और 20 इयर्स से 3 मकान दूर रहता था, जिसने उन्हें यह पैसा सौंपने के लिए कन्विंस किया था। देवव्रत कोई कोल्ड कॉर्पोरेट सेल्समैन नहीं था, वह वही लड़का था जो उनकी गली में क्रिकेट खेलता था, वही आदमी जो दुर्गा पूजा के दौरान उनके घर मिठाई लाता था। नीटली प्रेस किया हुआ सफारी सूट पहने और ऑफिशियल दिखने वाले स्टैंप पेपर लिए उसने उनसे वह प्रॉमिस किया जो कोई बैंक नहीं कर सकता था, एक गारंटीड 24% एनुअल रिटर्न, जिसके बारे में उसने एश्योर किया कि यह ईस्टर्न इंडिया में फैले वास्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, न्यूज चैनल्स और रिसोर्ट चेन्स से बैक्ड है। 36 मंथ्स तक यह सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम करता रहा। हर क्वार्टर देवव्रत उनके घर आता, गर्म चाय की चुस्की लेता और उन्हें कड़क बैंक नोट्स या डिपॉजिट रिसीट्स सौंपता जो उनके कैपिटल को कंपाउंड होते हुए दिखाती थी। उन पेमेंट्स की रेगुलरिटी ने उनके डाउट पर एक नशे की तरह असर किया। जब पे आउट मिला तो बिमला दीदी ने उसे खर्च नहीं किया। अपने फ्यूचर ग्रैंडसन की एजुकेशन के बारे में देवव्रत के जेंटल सजेशंस से एनकरेज होकर उन्होंने एक एक रुपया वापस उसी स्कीम में रीइन्वेस्ट कर दिया। फिर अप्रैल का 2nd वीक आया। बिमला दीदी अपना मंथली स्टेटमेंट कलेक्ट करने मेन रोड पर चलकर गईं, लेकिन उन्होंने देखा कि ग्लास फ्रंटेड ऑफिस के बाहर भीड़ जमा थी। मेटल शटर आधा नीचे गिरा हुआ था और अपनी ट्रैक्स पर टेढ़ा लटका था। लैच से बंगाली में लिखा एक हैंडरिटन नोटिस लटक रहा था। अंदर कोई स्टाफ नहीं था। सब्जी बेचने वालों, रिटायर्ड स्कूल टीचर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स की भीड़ में एक ठंडा और तेज पैनिक फैल गया। उन्होंने अपने हैंडबैग में हाथ डाला और उनकी कांपती उंगलियों ने देवव्रत का मोबाइल नंबर डायल किया। आप जिस नंबर पर रीच करने की कोशिश कर रहे हैं वह करंटली स्विच ऑफ है। शाम तक न्यूज ब्रॉडकास्ट्स ने सच कंफर्म कर दिया। शारदा ग्रुप ढह गया था, जिससे लगभग 2400 करोड़ रुपीज का फाइनेंशियल गड्ढा बन गया था और वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम के 1.7 मिलियन से ज्यादा छोटे इन्वेस्टर्स की लाइफ सेविंग्स गायब हो गई थीं। आज बिमला दीदी अपने बेटे के घर के एक छोटे से पीछे वाले बेडरूम में रहती हैं। उनके 4.5 लाख रुपीज और जो फैंटम रिटर्न्स उन्होंने इकट्ठा किए थे वे हमेशा के लिए चले गए। वह शांत इंडिपेंडेंस जिसे उन्होंने इतनी मजबूती से संभाल कर रखा था, उसी के साथ गायब हो गई। अब वह बेसिक हाउस होल्ड खर्चों के लिए अपनी हिचकिचाती हुई बहू से पैसे मांगती हैं और उनकी आवाज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के अनरिटन लॉ से धीमी पड़ गई है। उनकी यह ट्रेजेडी किसी सडन स्टॉक मार्केट क्रैश या एक्ट ऑफ गॉड से पैदा नहीं हुई थी। इसे फाइनेंशियल इनोसेंस और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रॉड के डार्क इंटरसेक्शन में मैन्युफैक्चर किया गया था। सेक्शन ब्रेक, द एनाटोमी ऑफ फ्रॉड इन द इंडियन लैंडस्केप। यह समझने के लिए कि बिमला दीदी जैसे मिलियंस हाउस होल्ड्स फाइनेंशियल स्कैम्स का शिकार क्यों बनते हैं, हमें इंडिविजुअल नादानी से आगे देखना होगा। चैप्टर 1 में हमने उस स्ट्रक्चरल गैप को एग्जामिन किया था जो इंडियन मिडिल क्लास को परेशान करता है। आसमान छूती फाइनेंशियल एस्पिरेशंस और जमीनी फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच का बड़ा गैप। जब किसी फैमिली की अपवर्ड मोबिलिटी की चाहत उसके रिस्क और यील्ड की समझ से आगे निकल जाती है तो फ्रॉड को अपनी सबसे फर्टाइल सोइल मिल जाती है। इंडिया का फाइनेंशियल डिसेप्शन इकोसिस्टम किसी एक सिंगल मैकेनिज्म से नहीं चलता। यह कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है। अलग अलग डेमोग्राफिक्स की कल्चरल वैल्यूज, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और टेक्नोलॉजिकल हैबिट्स के हिसाब से अपना रूप बदलता रहता है। इंडियन फ्रॉड का स्पेक्ट्रम क्लासिक पोंजीज, सारधा, रोज वैली, PACL, इमोशनल या टेंजिबल स्कैम्स, टीक या फार्मिंग, इनफॉर्मल चिट्स और पीयर नेटवर्क्स, डिजिटल या मॉडर्न ट्रैप्स, क्रिप्टो पोंजीज, फिनफ्लुएंसर्स और टेलीग्राम बॉट्स। क्लासिक पोंजी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, शारदा, रोज वैली और PACL, पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी स्कीम्स, जिसने अकेले 50 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 49,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा एंठे। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मिमिक्री की आर्ट में महारत हासिल कर ली थी। वे किसी छोटी मोटी गलियों से ऑपरेट नहीं करते थे। उन्होंने मल्टी स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग्स रेंट पर लीं,
ग्लॉसी बाइलिंगुअल ब्रोशर्स प्रिंट करवाए और फॉर्मल ड्रेसेस में सजे मिलियंस फील्ड एजेंट्स को हायर किया। स्टेट ओन्ड बैंक ब्रांचेस की बेरुखी भरी सर्विस के आदि रूरल या टीयर 3 टाउन के इन्वेस्टर के लिए ऑफिशियल दिखने वाले पेपर सर्टिफिकेट्स दिखाते हुए सूट पहने एजेंट का रिस्पेक्टफुल अटेंशन बहुत मेस्मराइजिंग था। फ्रॉड को स्टेबिलिटी का मुखौटा पहनाया गया था। टेंजिबल एसेट्स, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन ट्रैप। इंडियन माइंडसेट में जमीन के लिए एक गहरा रिस्पेक्ट होता है। फ्रॉडस्टर्स ने प्लांटेशन और फार्मिंग स्कीम्स के जरिए इस इमोशनल कनेक्शन का लंबे समय से फायदा उठाया है। 1990s और 2000s में ऐसी कंपनियां सामने आई जो प्रॉमिस करती थीं, आज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें, हाई ग्रेड टीक वुड का एक प्लॉट ओन करें और 7 ईयर्स में 5 लाख रुपीज पाएं। इकबाल के अंकल का केस देखिए, जिनसे हमने सेक्शन 44.2 में इंट्रोड्यूस करवाया था। नागपुर के एक रिटायर्ड पोस्टल क्लर्क, उन्हें कोंकण में ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस चलाने का दावा करने वाली एक फर्म को अपनी ग्रेच्युटी का लगभग आधा यानी 3 लाख रुपीज सौंपने के लिए मना लिया गया था। प्रोमोटर्स उन्हें एक क्यूरेटेड बस टूर पर एक हरे भरे फार्म में ले गए, साफ सुथरे नेम टैग वाले पौधों की कतारों की तरफ इशारा किया और उन्हें डीड ऑफ अलॉटमेंट इश्यू कर दी। इकबाल के अंकल को यह एहसास ही नहीं था कि जमीन पर भारी कर्ज था। कंपनी के पास जितनी जमीन का दावा किया गया था उसका 5% से भी कम हिस्सा था और जो बायोलॉजिकल ग्रोथ रेट्स प्रॉमिस किए गए थे वे मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थे। जब फर्म ने आखिरकार डिफॉल्ट कर दिया तो लीगल स्ट्रक्चर इतना ओपेक था कि एक सिंगल रुपया रिकवर करने के लिए ऐसी कोर्ट बैटल्स लड़नी पड़ी जो खुद इन्वेस्टर्स की लाइफ से भी लंबी चली। 3. अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स, द शैडो बैंकिंग डिलेमा। चिट फंड्स की साउथ और वेस्ट इंडिया में एक लेजिटिमेट हिस्ट्री रही है जो 1982 के चिट फंड्स एक्ट से गवर्न होते हैं। जब रेगुलेटरी गार्डरेल्स के अंदर ऑपरेट किया जाता है तो रजिस्टर्ड चिट फंड्स उन इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए लिक्विडिटी और सेविंग मैकेनिज्म्स ऑफर करते हैं जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। हाउएवर, ट्रेडिशनल कम्युनल सेविंग और इलीगल फाइनेंशियल ट्रैप्स के बीच की लाइन अक्सर क्रॉस हो जाती है। अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स पूरी तरह से ग्रे मार्केट में ऑपरेट करते हैं। लोकल नेबरहुड इन्फ्लुएंसर्स, छोटे शॉपकीपर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप लीडर्स द्वारा चलाए जाने वाले ये पूल्स पूरी तरह से पर्सनल रिलेशनशिप्स पर रिलाई करते हैं। क्योंकि कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कोई मैंडेटरी ऑडिट्स और कोई रेगुलेटरी रिपोर्टिंग नहीं होती, इसलिए एक सिंगल बैड लोन या ऑर्गेनाइजर का अचानक चले जाना पूरे स्ट्रक्चर को ओवरनाइट कोलैप्स कर देता है। टेक एस्पिरेशनल स्कैम्स, द क्रिप्टो वेव। जैसे इंटरनेट एक्सेस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एक्सपैंड हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लासिक पेपर बेस्ड पूंजी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इवॉल्व हो गया जो टेक एस्पिरेशनल यूथ को टारगेट करते थे। गेन बिटकॉइन और मॉरिस कॉइन जैसी स्कीम्स ने ऑटोमेटेड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और हाई यील्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के प्रॉमिस के साथ थाउजेंड्स ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को अट्रैक्ट किया। वेरिएबल टेक के बैनर तले चलाए गए गेन बिटकॉइन ने 18 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिटकॉइन में गारंटेड 10% मंथली रिटर्न का प्रॉमिस करके एस्टिमेटेड 2000 करोड़ रुपीज निकाले। लैंग्वेज मॉडर्न थी, ब्लॉकचेन, क्लाउड माइनिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, लेकिन अंडरलाइंग मैकेनिक्स पुराने थे। अर्ली इन्वेस्टर्स को बस नए रिक्रूट्स के डिपॉजिट्स से पे किया जा रहा था। 5. मॉडर्न डिजिटल फ्रंटियर, फिनफ्लुएंसर्स और टेलीग्राम एकेडमीज। आज का फाइनेंशियल फ्रॉड शायद ही कभी किसी फिजिकल ऑफिस या सफारी सूट पहने हुए एजेंट की डिमांड करता है। ये स्मार्टफोन स्क्रीन के अंदर रहता है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर 20 समथिंग सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेडर्स दुबई में रेंटेड लग्जरी कारों के पास पोज देते हैं या मल्टी मिलियन रुपी प्रॉफिट दिखाने वाले ट्रेडिंग अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं। वे 15,000 रुपीज से 50,000 रुपीज की अपफ्रंट फी पर वीआईपी ट्रेडिंग सिग्नल्स या 90 डे फाइनेंशियल फ्रीडम एकेडमीज का एक्सेस ऑफर करते हैं। ये ऑपरेटर मॉडर्न लाइफ के साइकोलॉजिकल प्रेशर का फायदा उठाते हैं। वे प्रॉमिस करते हैं कि उनकी सीक्रेट ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके या उनके प्राइवेट पंप एंड डंप ग्रुप्स में शामिल होकर कोई भी डिकेड्स की करियर ग्रोथ को बायपास कर सकता है। एंड रिजल्ट लगभग हमेशा एक ही होता है, कैटास्ट्रॉफिक ऑप्शंस ट्रेडिंग लॉसेस या अनरेगुलेटेड ऑफशोर ब्रोकर एप्लीकेशंस में टोटल कैपिटल लॉस। सेक्शन ब्रेक, द साइकोलॉजिकल इंजन, व्हाई वी फॉल फॉर द ट्रैप। फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम्स को लालची या बेवकूफ मानकर खारिज करना आसान है, लेकिन ऐसा सोचना इंडियन मिडिल क्लास घरों के अंदर काम कर रही साइकोलॉजिकल मशीनरी को नजरअंदाज कर देता है। सेक्शन 3.3 में हमने लॉटरी टिकट मेंटालिटी को एग्जामिन किया था, यानी एक ही ड्रामेटिक विंडफॉल के जरिए
जनरेशनल फाइनेंशियल स्टैग्नेशन से बाहर निकलने की अर्जेंट डिजायर। किशोर को ही ले लीजिए, जिनसे हम पहले मिले थे, जिन्होंने शिबामून नाम के एक स्पेक्युलेटिव हाइप कॉइन में अपनी सेविंग्स गंवा दी, और उनकी तुलना शारदा में अपने इंश्योरेंस का पैसा गंवाने वाली बिमला दीदी से कीजिए। सरफेस पर वे पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं। एक यंग टेक यूजर है जो डिजिटल टोकन्स का पीछा कर रहा है, दूसरी वेस्ट बंगाल के एक शहर में पेपर स्लिप्स पर साइन करने वाली एक बुजुर्ग विधवा है। फिर भी उनका अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इंजन एकदम एक जैसा है। एक फाइनेंशियल ट्रैप का आर्किटेक्चर फाइनेंशियल स्टैग्नेशन की ओर ले जाता है, मेरी सैलरी या पेंशन काफी नहीं है। शॉर्टकट पिच की ओर ले जाता है, गारंटीड 2% पर मंथ। सोशल वैलिडेशन की ओर ले जाता है, मेरे नेबर या रिलेटिव ने भी इन्वेस्ट किया है। इनिशियल पे ऑफ्स की ओर ले जाता है, सिस्टम काम करता है, मैं री इन्वेस्ट करूंगा। सडन लिक्विडेशन की ओर ले जाता है, बंद पड़े ऑफिस या डिलीटेड अकाउंट्स। किशोर और बिमला दीदी दोनों एक बिना कहीं एंजाइटी से ड्रिवन थे। यह रियलाइजेशन कि स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव फाइनेंशियल पाथवेज जैसे कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अब उनकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं कर सकते थे। जब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 6% से 7% इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं, तब 20% या 30% का प्रॉमिस करने वाली स्कीम एक ओएसिस की तरह लगती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मैथमेटिकल पहेली को सॉल्व करने के लिए बेताब दिमाग सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस की स्टेट में चला जाता है। यह मैकेनिज्म को पूरी तरह इग्नोर करके बस प्रॉमिस पर ध्यान देता है। भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड को जो चीज़ सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वह है कम्युनिटी ट्रस्ट का वेपनाइजेशन। स्कैम ऑपरेटर्स शायद ही कभी अनजान लोगों पर सीधे अटैक करते हैं, वे मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर्स को मैप करते हैं। वे क्लोज कम्युनिटीज के रिस्पेक्टेड मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट स्कूल का सीनियर टीचर, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी बचत गट की कोई प्रभावशाली महिला, मंदिर या मस्जिद कमेटी का कोई प्रोमिनेंट मेंबर, या कोई भरोसेमंद लोकल इंश्योरेंस एजेंट। जब आपके अंकल, आपके पास्टर या आपके बचपन का दोस्त आपको किसी फाइनेंशियल स्कीम में शामिल होने के लिए कहता है, तो आपका साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम डाउन हो जाता है। आप कंपनी के अंडरलाइंग एसेट्स या उसके रेगुलेटरी क्रेडेंशियल्स को इवेलुएट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने लिविंग रूम में खड़े इंसान पर अपने ट्रस्ट को इवेलुएट कर रहे होते हैं। फ्रॉडस्टर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। वे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वे सोशल कैपिटल का फायदा उठाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द 5 रेड फ्लैग्स ऑफ फाइनेंशियल डिसेप्शन। मार्केटिंग चाहे कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो या टेक्नोलॉजी कितनी भी मॉडर्न हो, हर इलीगल फाइनेंशियल स्कीम में वार्निंग साइंस का एक जैसा सेट दिखता है। अपनी फैमिली की कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन रेड फ्लैग्स को पहचानना बेहद जरूरी है। डिसेप्शन के 5 रेड फ्लैग्स: गारंटीड आउटसाइज्ड रिटर्न्स, रिक्रूटमेंट ड्रिवन पे आउट्स, रेगुलेटरी फॉग, कैरिस्मेटिक मिडलमैन और फोर्सड लॉक इन्स। गारंटेड आउटसाइज्ड रिटर्न्स। रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में यील्ड और रिस्क एक दूसरे से बंधे होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो जीरो मार्केट रिस्क के साथ हाई गारंटेड रिटर्न्स दे सके। अगर बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट रेट 6% और 7.5% के बीच हैं, तो एनुअली 12 से 15% से ज्यादा का गारंटेड रिटर्न देने वाली कोई भी स्कीम या तो आपके पैसों के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रही है या फिर पूरी तरह से पोंजी स्कीम चला रही है। जैसे ही गारंटेड वर्ड डबल डिजिट रिटर्न्स के साथ जुड़ता है, आप तुरंत वहां से हट जाइए। मल्टी लेवल मार्केटिंग और रिक्रूटमेंट इंसेंटिव्स। अगर प्रॉमिस किए गए रिटर्न्स कमाने की आपकी एबिलिटी आपके रिलेटिव्स, कलीग्स या नेबर्स को लाने पर डिपेंड करती है, तो आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप एक पिरामिड स्कीम बना रहे हैं। लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, रेंटल यील्ड्स, डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट्स। फ्रॉडुलेंट स्कीम्स नए विक्टिम्स से आने वाले कैपिटल के इनफ्लो से रिटर्न्स जनरेट करती हैं। 3. रेगुलेटरी फॉग और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की कमी। फ्रॉडुलेंट एंटिटीज सिमेंटिक कंफ्यूजन पर रिले करती हैं। वे रेगुलेटरी ऑथराइजेशन के प्रूफ के तौर पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC से सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ISO क्वालिटी सर्टिफिकेशंस या GST रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले करेंगी। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी एंटिटी को पब्लिक डिपॉजिट्स कलेक्ट करने या इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेज करने का लीगल राइट नहीं देता। इंडिया में पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कलेक्ट करने वाली किसी भी एंटिटी का कम से कम एक मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ एक्सप्रेसली रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड होना जरूरी है।
कैपिटल मार्केट्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज और बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट स्कीम्स के लिए पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 4. द करिश्मेटिक मिडलमैन और इमोशनल मैनिपुलेशन। जब कोई एजेंट या प्रमोटर इमोशनल अपील्स पर बहुत ज्यादा रिले करता है, जैसे रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, शेयर्ड कम्युनिटी हेरिटेज का हवाला देना या अपने बच्चों के फ्यूचर की पर्याप्त परवाह न करने के लिए आपको डांटना, तो वे फाइनेंशियल मैट्रिक्स से ध्यान हटा रहे होते हैं। प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्प्रेडशीट्स, डिस्क्लोजर्स और रिस्क असेसमेंट्स पर रिले करता है, गिल्ट और सोशल प्रेशर पर नहीं। वेग लिक्विडिटी टर्म्स के साथ फोर्स्ड लॉक इन्स, स्कैम्स में अक्सर अर्ली एग्जिट पर भारी पेनल्टीज के साथ लंबे लॉक इन पीरियड्स होते हैं। हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ जैसे लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लॉक इन्स होते हैं, पर उनके रूल्स क्लियर, स्टैंडर्डाइज्ड और कानून द्वारा बैक्ड होते हैं। स्कैम ऑपरेटर्स लॉक इन्स का इस्तेमाल कैपिटल आउटफ्लो को रोकने के लिए करते हैं, जबकि वे इस इल्यूजन को जिंदा रखने के लिए नए डिपॉजिट्स जुटाने में लगे रहते हैं। सेक्शन ब्रेक। वेल्थ प्रोटेक्शन का प्राचीन नियम। पेपर चिट फंड्स, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स या क्रिप्टो टोकन्स के इन्वेंशन से बहुत पहले ही प्राचीन इकोनॉमिक थिंकर्स ने यह पहचान लिया था कि वेल्थ बनाने के लिए 2 अलग अलग स्किल्स में महारत हासिल करना जरूरी है: कैपिटल एक्यूमुलेट करने की एबिलिटी और इसे नुकसान से बचाने का अनुशासन। जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक फाइनेंशियल बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बुद्धिमान बूढ़े इंसान अरकाद ने गोल्ड के 5 फंडामेंटल लॉज बताए हैं। 3rd लॉ कहता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं, केवल वहीं इन्वेस्ट करें जहां आपका प्रिंसिपल सुरक्षित हो, जहां जरूरत पड़ने पर इसे वापस हासिल किया जा सके और जहां आपको उचित रिटर्न मिलने में कोई असफलता न हो। अरकाद आगे चेतावनी देते हैं कि पैसा उस व्यक्ति के हाथ से निकल जाता है जो इसे लुभावनी लगने वाली स्कीम्स में लगाता है या उन लोगों की सलाह पर इन्वेस्ट करता है जो इनएक्सपीरियंस्ड या इनकम्पेटेंट हैं। इंडियन मिडिल क्लास के लिए यह प्राचीन सीख आज भी बहुत रिलेवेंट है। स्पेक्यूलेटिव यील्ड्स के पीछे भागने से पहले अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक सिंगल फाइनेंशियल स्कैम 20 ईयर्स की अनुशासित सेविंग्स को केवल 20 डेज में तबाह कर सकता है। अरकाद के इस प्रिंसिपल को अपनी रोजमर्रा की फाइनेंशियल चॉइसेस में लागू करने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में अपना पैसा लगाने से पहले इस प्रैक्टिकल चेकलिस्ट को फॉलो करें। द इंडियन कैपिटल सेफ्टी चेकलिस्ट। रेगुलेटरी वेरिफिकेशन। क्या वो एंटिटी फंड्स कलेक्ट करने के लिए सेबी, आरबीआई या आईआरडीएआई के साथ रजिस्टर्ड है? क्या आपने उनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर कंफर्म करने के लिए रेगुलेटर के पोर्टल पर इंडिपेंडेंटली सर्च किया है? बेंचमार्क कंपैरिजन। क्या प्रॉमिस किया गया रिटर्न करंट एसबीआई या एचडीएफसी फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स से काफी ज्यादा है? अगर हाँ, तो क्या फर्म ने वो स्पेसिफिक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियरली समझाई है जिससे वो एक्स्ट्रा यील्ड जनरेट हो रहा है? इंडिपेंडेंट ऑडिट और पेपर वर्क। क्या आपको सीधे सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे एनएसडीएल या सीडीएसएल से ऑफिशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ फर्म की तरफ से प्रिंट की गई इंटरनल रिसीट्स ही मिल रही हैं? नो रिक्रूटमेंट ऑब्लिगेशन। क्या आप बिना किसी एक भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या नेबर को रिफर किए पूरा बताया गया रिटर्न अर्न कर सकते हैं? क्लियर एग्जिट क्लॉजेज। क्या आप किसी लोकल एजेंट की अप्रूवल के बिना क्लियरली डिफाइंड लीगल टर्म्स के तहत अपना प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके मन में डाउट पैदा करता है तो रुक जाइए, ट्रांजैक्शन से पीछे हट जाइए। कोई भी पर्सनल फ्रेंडशिप, कम्युनिटी ऑब्लिगेशन या फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो आपके बेसिक कैपिटल को रिस्क में डालने के लायक नहीं है। सेक्शन ब्रेक। फाइनेंशियल एडल्टहुड की कीमत। जब इकबाल के अंकल ने कोंकण टीक स्कीम में अपने 3 लाख रुपीज खो दिए तो फाइनेंशियल नुकसान तो सिर्फ डैमेज का एक हिस्सा था, उससे भी गहरा नुकसान साइकोलॉजिकल था। उसके बाद सालों तक उन्होंने लेजिटिमेट फाइनेंशियल मार्केट्स से दूरी बनाए रखी। उन्होंने अपनी बाकी बची सेविंग्स को एक लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में लॉक करके रखा और डबल डिजिट फूड और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन के सामने अपनी परचेसिंग पावर को धीरे धीरे खत्म होते देखते रहे। वह अनक्रिटिकल ट्रस्ट से सीधे पैरालाइजिंग पैरानोया की तरफ चले गए। दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम मिडिल क्लास होम के लिए सही नहीं है। फाइनेंशियल एडल्टहुड का मतलब पैरानोया में चले जाना, अपने पैसों को गद्दे के नीचे छिपा कर रख देना,
या हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ट्रैप समझना नहीं है, बल्कि इसका मतलब इमोशनल ट्रस्ट की जगह इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन को देना है। इसका मतलब यह समझना है कि ऑफिसों, फैक्ट्रियों, दुकानों और स्कूल रूम्स में लंबे घंटों की मेहनत से कमाई गई आपकी हार्ड अर्न मनी प्रोफेशनल डिलीजेंस की प्रोटेक्शन की हकदार है। जब कोई एजेंट आपके घर आए तो उनकी चाय पीजिए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें पोलाइटनेस दिखाइए। लेकिन जब बात आपके पैसों की आए तो रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की डिमांड कीजिए। सिलीगुड़ी में बिमला दीदी की ट्रेजेडी उनकी फैमिली के प्रति डिवोशन की कमी के कारण नहीं हुई थी। यह रेगुलेटरी प्रोटेक्शन की बजाय एक पड़ोसी के प्रॉमिस पर भरोसा करने के कारण हुई थी। उनकी स्टोरी को ऑनर करके और उससे सबक सीखकर हम अपने घरों को प्रोटेक्ट करने, अपनी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने और हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जरूरी शील्ड बनाते हैं।